कभी आपने सोचा है एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी कर्ज में डूबी हो, जहां आधे से ज्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो, जो खुद अपने घर की बिजली नहीं संभाल सकता हो, वो आखिर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम कैसे बना सकता है? क्या महज सिर्फ जुनून ही काफी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी है? आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है पाकिस्तान की, उस देश की जिसने भारत के खिलाफ दुश्मनी इतनी पर्सनल ले ली कि नारे तक लगाए कि घास रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। हाल ही में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक पावरफुल स्टेप उठाया, तब सवाल हर तरफ तैरने लगा कि क्या पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ। अब देखिए, भारत तो साफ कहता है कि नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान, उसकी कोई ऐसी पॉलिसी तय नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना आर्मी पर कोई कंट्रोल है, और ये बम बस एक बटन दूर है ऐसे देश से। तो आखिर पाकिस्तान ने ये बम बनाया कैसे? आखिर कौन था वो इंसान जिसने पाकिस्तान के लिए दुनिया को धोखा दिया? कैसे भारत के भोपाल से निकलकर एक शख्स पाकिस्तान के लिए हीरो और दुनिया के लिए विलेन बन गया? इस कहानी में आप देखेंगे देशभक्ति और गद्दारी का टकराव, लालच की लड़ाई, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट, चोरी और एक ऐसा मिशन जिसे सीक्रेट रखा गया कई सालों तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बात तो आपको पता ही है कि पहला परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, जिसका इस्तेमाल हुआ था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में। इन दोनों जगहों की तबाही को देखकर एक बात तो समझ आई कि अगर ये बम आपके पास है तो दूसरा देश आपके ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसी लाइन में 16 अक्टूबर 1964 के दिन चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस वक्त तक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। 2 ताकतवर देश खड़े थे इस युद्ध में, जिसमें एक तरफ था अमेरिका, उसके साथ ज्यादातर यूरोपीय देश खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ था सोवियत संघ, रूस, जिसकी नजदीकी चाइना से थी। चाइना के परमाणु बम बनाने से भारत के लिए समस्या खड़ी हो गई। इसलिए कुछ समय बाद भारत में साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो के एक इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया कि वो परमाणु बम सिर्फ 18 महीनों में बना सकते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट परमिशन देती है तो। इस बात को किसी और देश ने सीरियसली लिया हो या ना लिया हो, लेकिन पाकिस्तान को इस बयान ने अलर्ट कर दिया। एक साल के बाद होती है साल 1965 की जंग, जब भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। विश्व शक्ति अमेरिका के पैटर्न टैंक को राइफलों से इंडियन आर्मी के अब्दुल हमीद ने नष्ट कर दिया था। तब पाकिस्तान को भी समझ में आया कि नहीं, उन्हें भी भारत से मुकाबला करने के लिए परमाणु बम बनाना होगा। जब पाकिस्तान हारा, तब जुल्फिकार अली भुट्टो पॉलिटिकल करियर को मजबूत करने में लगे हुए थे, और उन्होंने तब घास रोटी खाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, ये वाला भाषण दिया था। अब 1965 में एक ब्रिटिश पत्रकार थे पैट्रिक केटली, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी चिंताओं को रिपोर्ट किया। उन्होंने लिखा था कि रावलपिंडी के प्रमुख मंत्रालयों, खास तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री में गहरी चिंता जताई गई थी कि 11 करोड़ पाकिस्तानी एक सुबह उठेंगे और रेडियो दिल्ली से सुनेंगे कि भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति बन गया। पैट्रिक ने इसी आर्टिकल में भुट्टो का घास वाला मशहूर बयान भी दर्ज किया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा, ये सब चल ही रहा था कि सिर्फ 6 साल बाद भारत और पाकिस्तान की एक और जंग हो गई। इस जंग में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कर दिए। साल 71 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान की जगह दुनिया एक नए देश को जानने लगी, जिसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। अब ये सब पॉसिबल हुआ था भारत की बदौलत, जनरल सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी की बदौलत। इस जंग में हार के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए परमाणु बम बनाने की वजह और भी पक्की हो गई थी। सरेंडर हुआ था जनवरी 1972 में, और इसके 1 महीने बाद ही भुट्टो ने पाकिस्तान के बड़े बड़े फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट को मुल्तान में बुलाया और न्यूक्लियर बम बनाने पर खूब बड़ा डिस्कशन किया। कहते हैं कि इस दौरान भुट्टो ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 3 साल की डेडलाइन तक तय कर दी थी। साथ ही बेहिसाब फंडिंग का वादा भी कर दिया था सारे साइंटिस्ट को। हालांकि तब पाकिस्तान में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो परमाणु बम बनाने का वादा कर पाता। ये सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई है, वो सारी डिस्क्लोज थी। 1977 में भुट्टो ने गिरफ्तार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बातें बताई थी। भुट्टो के मुकदमे की सुनवाई में ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चाइना के हाथ होने की भी बात पता चली। उन्होंने बताया कि वे बीजिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट झाओ लाई से मिले थे और उनसे हथियार बनाने की मदद मांगी थी। इस मीटिंग में उनके साथ अयूब खान भी मौजूद थे। साल 1973 में पाकिस्तान की कोशिश और फेल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से बातचीत की थी परमाणु मामले में मदद के लिए, लेकिन यूके ने ये अलायंस तोड़ दिया था। खैर 1971 के बाद 1974 में जाए तो परमाणु कार्यक्रम को पाकिस्तान में और तेज कर दिया गया। वजह थी पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क यानी भारत। इस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और बड़ी मेहनत के साथ एक सीक्रेट तरीके से इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट पूरा कर लिया था। इस वजह से पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी दिखाई।
दिखाई। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बात बता दूं कि उस दौर में पाकिस्तान जंग के चलते बेहद कमजोर हो गया था। उसके बाद फंडिंग की कमी थी, देश पूरा दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा गल्फ कंट्री से मदद ली गई। भुट्टो ने इसके लिए लीबिया, सऊदी अरब, टर्की, ईरान, अबू धाबी, दुबई और दूसरे कई अरब देशों की यात्रा की थी। जितने भी नेताओं से मिले उनमें से 2 को लगा कि उनकी हेल्प की जानी चाहिए। ये 2 देश थे, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और अबू धाबी के शेख जायद अल नहियार। इस तरह से अरब देशों का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन खाड़ी के देश भला पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? तो बात ये थी कि 1967 में जब 6 डेज वॉर हुई तब इजराइल के सामने अरब देशों की हार हुई थी। इस हार की बहुत बड़ी वजह थी कि इजराइल के पास पहले से ही परमाणु बम था और किसी भी खाड़ी देश के पास परमाणु बम नहीं था, इसलिए वो कमजोर पड़े थे इस लड़ाई में। पाकिस्तान की पहल को सपोर्ट करके वो अपने लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सवाल था कि खाड़ी देशों से पैसा लाया कैसे जाए। फिर इसके लिए एक लूप होल का सहारा लिया गया। इकबाल चंद मल्होत्रा अपनी किताब द बॉम्ब, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपिस के हिसाब से उन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FTF जैसी संस्था होती रही थी, इसलिए पाकिस्तान में कई बेनामी कंपनियां बनाकर पैसों को ट्रांसफर करना शुरू किया। इसी में से एक कंपनी थी द बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। इस कंपनी से कई अलग अलग कंपनीज बनाई गई, जैसे कि BCCI होल्डिंग्स। इस बैंक से काफी पैसे का लेन देन हुआ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम आया। अब जब टेक्निक की बात आई तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटेन से बातचीत की कोशिश हुई। हालांकि ब्रिटेन के साथ जब समझौता टूटा तब बेल्जियम की एक फर्म के साथ मिलकर छिपाकर न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम रखा गया पिंसटेक, यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि ये प्लांट छोटा था, पाकिस्तान का जो बम बनाने का मंसूबा था वो इससे पूरा नहीं हो सकता था, उसे और बड़ी मदद चाहिए थे। इसलिए पाकिस्तान ने देखना शुरू किया कि एक यूरोपियन देश फ्रांस की ओर, लेकिन फ्रांस को भी शायद पाकिस्तान पर इतना भरोसा था नहीं, इसलिए वो पहले से ही डील करने में देरी कर रहा था। भुट्टो इस देरी से बहुत ज्यादा नाराज थे। फिर फाइनली 1967 में पाकिस्तान ने प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट के लिए फ्रांस के साथ एक डील की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तब भारत क्या कर रहा था? क्या इस देश को अपने इतने बड़े प्लान के बारे में खबर नहीं थी? तो दोस्तों, भारत उस टाइम पर पाकिस्तान के इरादे भांप चुका था और उसने अमेरिका से दबाव बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने इसलिए डील से पहले ही फरवरी 1967 में फ्रांस से होने जा रही परमाणु डील और जर्मनी से भारी पानी के डील पर पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। यहाँ तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने फ्रांस के विदेश मंत्री को लिखा कि पाकिस्तान की रीप्रोसेसिंग क्षमता को रोका जाए। लेकिन फिर भी ये डील हो गई और आखिर पाकिस्तान एक बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता था। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का कोई भी साइंटिस्ट परमाणु बम नहीं बना सकता था। लेकिन फिर सवाल आता है कि भुट्टो किसके दम पर इतनी बड़ी फंडिंग जुटा रहे थे और बराबर डील करने पर ध्यान दे रहे थे? वजह थी भुट्टो को एक हीरा हाथ में लग गया था। ये हीरा था भोपाल का, जो आजादी के बाद चला गया था पाकिस्तान। नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक। भारत के परमाणु परीक्षण से कादिर खान को बहुत गुस्सा आया था। वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे। साल 1974 में कादिर खान ने इसलिए भुट्टो को एक चिट्ठी लिखी थी। वो तो नीदरलैंड में रह रहे थे, हालांकि उनका जन्म हुआ था भोपाल में और बाद में बंटवारे के समय वो पाकिस्तान में चले गए थे। कादर खान बम बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो एम्स्टर्डम में एक फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैब में FDO में 3 साल काम कर चुका था और यहीं से उसको यूरेनियम के बारे में काफी जरूरी बातें पता चली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब FDO में थे तब वहाँ यूरिन नाम का एक ग्रुप था जो ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी ने मिलकर बनाया था। इस ग्रुप में यूरेनियम सप्लाई का काम होता था। क्योंकि खान इसका हिस्सा था इसलिए वो भी यूरेनियम का सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकर बैठा था। 1974 में उसने उस प्लांट में 16 दिन बिताए थे। इस दौरान उसने इंफॉर्मेशन निकाली कि यूरेनियम से परमाणु हथियार कैसे बनाया जा सकता है। इसी बीच पर उन पर जासूसी के आरोप भी लगे। नीदरलैंड गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करने ही वाली थी, लेकिन उससे जस्ट पहले 1976 में वो नीदरलैंड छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गया। लेकिन अपने साथ वो लेकर आया चुराया हुआ और स्मगल किया हुआ ब्लूप्रिंट। उधर अमेरिका को जब पता चला तो उसने तुरंत फ्रांस पर दबाव डाला। फ्रांस ने डील को कैंसिल कर दिया, लेकिन कादिर खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पाकिस्तान में रहते हुए खान रिसर्च लैब बनाई। जो टेक्निक चुरा कर लाया था उससे हथियार बनाने की तरकीब ढूंढने में वो इसी लैब में लगा रहता था। एक दिन फिर ऐसा आया जब उसने यूरेनियम को हथियार बनाने की तकनीक को खोज लिया। इस दौरान यूरोप में बैठे कुछ दोस्तों ने उसकी मदद भी की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में एक साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जरूरी मशीनों को खरीदा नहीं जा सकता था क्योंकि उनके एक्सपोर्ट पर बैन था। मगर कादिर खान ने दिमाग लगाए, उसने कई पार्ट्स अलग अलग करके मंगवाए। इस मुहिम में गुलाम दस्तगीर आलम जैसे फिजिसिस्ट जो पाकिस्तान के बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया।
हालांकि 1983 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये है कि चाइना पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा था। उसने न्यूक्लियर बम के लिए पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को दिया था। साल 2003 में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुड्डा ने यह बात कबूली थी। खैर, कई साल दिमाग लगाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए साल 1998 में परमाणु बम बनकर तैयार कर लिया। इस दौरान इस पूरे काम को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया। फिर जब भारत 11 मई के दिन सक्सेसफुली दूसरा परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब उसी महीने में 28 मई के दिन पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु बम बना लिया। पूरी दुनिया ने अब्दुल कादिर खान को चोरी करने वाला साइंटिस्ट बताया, लेकिन दोस्त, पाकिस्तान में अब्दुल कादिर खान की वाहवाही हो गई। अब साउथ एशिया के नक्शे पर एक दूसरे से बॉर्डर साझा करने वाले परमाणु ताकत रखने वाले तीन देश हो गए थे, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इस परमाणु बम की ताकत के दम पर पाकिस्तान ने जो सबसे पहला काम किया था वो था सीज फायर का वायलेशन। 1999 में कारगिल युद्ध इसी बात का एग्जाम्पल है। पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत हो पाई थी अब्दुल कादिर खान की वजह से। वो पूरे पाकिस्तान का हीरो बन गया। स्कूलों की दीवारों पर उसकी तस्वीरें दिखती थी, उसकी तस्वीरें सड़कों, गलियों में, पोस्टरों में दिखती थी। 1996 और 1999 में 2 बार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशानी इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर कादिर खान को पाकिस्तान का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन अब्दुल कादिर खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए हीरो नहीं बना, बल्कि उसके ऊपर ये आरोप भी लगे कि उसने लीबिया और ईरान और उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को न्यूक्लियर हथियार की टेक्निक बेचने की कोशिश की। कहा गया कि उन्होंने बेहद इंपोर्टेंट सेंट्रीफ्यूज टेक्निक को इन देशों को बेच दिया था। लेकिन ना तो कादिर खान ने ये माना कि उसने तकनीकी चोरी की है और ना ही उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने कोई तकनीक बेची। 1990 में एक बयान में उसने अपने काम के बारे में कहा था कि उसका टेस्ट है वो उसके इनोवेशन और स्ट्रगल का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने विदेश में भी कभी किसी तरह की तकनीक की हासिल करने में कोई मदद नहीं ली। खैर, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुए उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान भारत को आग दिखाने की हिम्मत करता रहा है, बिना ये देखे कि वो एक देश के तौर पर इतना कमजोर और खोखला देश होता जा रहा है। हो सकता है कादिर खान ने परमाणु बम इसलिए बनाया हो कि पाकिस्तान भारत के सामने कभी कमजोर ना पड़े, और ये बात समझ में भी आती है। लेकिन अपनी परमाणु ताकत का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने देश के डेवलपमेंट से ज्यादा भारत को डिस्टर्ब करने में ही दिमाग लगाया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब्दुल कादिर खान ने सचमुच ये टेक्निकल चुराई, या फिर जो क्लेम कर रहे थे उन्होंने खुद से ये बम बनाया है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और कहानियों और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।